डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, आपको इस कहानी पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना होगा। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन कर तो नहीं पाते, लेकिन समय आने पर हमारी आंखें खुल जाती हैं। आज मैं आपकी आंखें भी खोल कर रख दूंगा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, और बचपन से कुछ ऐसा हो रहा है जिस कारण मैं इस मुसीबत में फंसा था। 6 साल का था जब पहली बार मैंने महसूस किया था कि मुझे कुछ ऐसा नजर आता है जो बाकियों को नजर नहीं आता। मुझे घर में एक बूढ़ी औरत नजर आया करती थी, लेकिन ना तो वो मेरी माँ को नजर आती थी, ना मेरे पिता को नजर आती थी। सिर्फ मुझे नजर आया करती और एक कोने में मुझे इशारे करती कि घर से बाहर चला जा, घर से बाहर चला जा। मैं तो छोटा था, मैं माँ को कहता, माँ वो बूढ़ी औरत कौन है? मेरी माँ हंसी में बात उड़ा दिया करती, लेकिन मेरे पिता थोड़े थोड़े डरपोक थे। वो डर जाया करते थे, कहीं से भूत प्रेत तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन मेरी माँ कहती, बच्चे ऐसे ही होते हैं, किसी भी चीज को देखकर कुछ भी कहानियां बनाने लगते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत कई सालों तक हमारे घर में रही थी और उसके बाद अचानक वो दिखना बंद हो गई। वो बूढ़ी औरत नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस कोने में बैठी रहती और मुझे इशारा करती रहती। दिन की रोशनी में वो मुझे नजर नहीं आया करती थी, वो मुझे सिर्फ रात के वक्त नजर आया करती थी। जब मैं 9 साल का था, वो बूढ़ी औरत पिछले कुछ समय से नजर नहीं आई थी, लेकिन एक रात वो फिर से मुझे नजर आई, बेडरूम में एक कोने में। और उस समय मेरा कमरा अलग कर दिया गया था, मैं एक अकेले कमरे में रहने लगा था। वो औरत मुझे इशारा करने लगी, चला जा घर से बाहर, चला जा घर से बाहर। मैं डरता डरता अपनी माँ के पास गया था और मेरी माँ ने कहा था, तुम कब से ये सब कर रहे हो, इसका कोई असर नहीं होने वाला। तुम अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अकेले ही सोना होगा। देखो, तभी तो तुम बड़े हो पाओगे ना। मेरे पिता ने भी कहा था, हमें डरना नहीं चाहिए, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगे हमें उसका सामना करना चाहिए। तो मुझे लगा था बूढ़ी औरत है, मुझे उसका सामना करना चाहिए। रात के 10 बजे का वक्त था, मैं अपने कमरे में आया। वो बूढ़ी औरत कोने में खड़ी बिना बोले इशारा करके कह रही थी, चला जा बाहर, चला जा बाहर। और मैं उसके करीब गया और उसे कहने लगा, ये मेरा घर है, मैं इस घर से बाहर जाने वाला नहीं। तुझ में हिम्मत है तो बाहर निकाल के दिखा। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही शेर बनाया था, अब भी मैं शेरों जैसी हरकत ही कर रहा था कि तू निकालना चाहती है तो निकाल के दिखा। और उसने निकाल के दिखाया। मैं हवा में उड़ने लगा था, उठाकर उसने मुझे बाहर पटक दिया था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मेरी माँ बाहर आई थी। मैं जमीन पर गिरा हुआ हूं, ये देखने के बाद मेरी माँ ने कहा, तुम बाहर क्या करने गए थे? मेरे सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी और मुझे लगा था मेरी माँ मुझे सहलाएगी, मेरी बात समझ पाएगी। लेकिन मेरी माँ बाकियों की माँ की तरह ही थी, साधारण। और हमारी हिंदुस्तानी माएँ, अगर हम सीढ़ियों से गिर जाएं या कहीं और चोट लग जाए तो हमें सहलाया नहीं जाता, हमें पीटा जाता है ताकि दोबारा हम ऐसी गलती ना करें। मेरी माँ ने एक छोटी सी लकड़ी से मुझे पीटा था और कहा था, रात के वक्त भी खेलने की पड़ी रहती है। मैंने माँ को कहा था, माँ उस बूढ़ी औरत ने मुझे उठाकर पटका है। फिर मेरे पिता कहने लगे, जिस चीज से तुम्हें डर लगता है उसका सामना करो। मेरे पिता की बात दोबारा मेरे दिमाग में गई थी और मुझे लगा मुझे उसका सामना करना होगा।
मैंने हर रोज उसका सामना करने की कोशिश की। वो बूढ़ी औरत कभी तो मुझे उठाकर दीवार पर मारने की कोशिश करती, तो कभी मैं भी उसके कानों को पकड़ लेता। मैं उसे छू सकता था, उसे देख सकता था, लेकिन मेरे सिवा उसे ना कोई देख सकता था ना छू सकता था। उसने मुझे परेशान किया, मैंने भी उसे परेशान किया। उसके बाद से वो बूढ़ी औरत मुझे कभी नजर नहीं आई। 3 महीने लगे थे। वो 3 महीने नर्क के समान थे, लेकिन अंततः मैं जीत गया। लेकिन उसके बाद से मुझे इतना समझ में आ गया, मैं भूतों को देख सकता हूं, मरे हुए लोगों को महसूस कर सकता हूं। इसीलिए अगर मैं किसी के घर जाता, उसकी मैयत उठने वाली होती, तो मुझे वो आदमी वहां पर बैठा हुआ नजर आता। मैं डर जाता। जिसे भी ये पता लग जाता कि मैं उसे देख सकता हूं, वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, अपना काम करवाने की कोशिश करता। इसीलिए मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं शमशान घाट के पास से रात के वक्त गुजरता तो मुझे अंदर नाचते हुए कंकाल नजर आया करते थे। मैं उसे देखकर घबरा जाया करता था, लेकिन जान चुका था ये सिर्फ मुझे नजर आता है, किसी और को नहीं। ये एक वरदान था या अभिशाप था, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मरे हुए लोग नजर आया करते थे, सड़कों पर, रास्ते पर। भूतिया घर क्यों भूतिया है सिर्फ मैं जान सकता था। मैं भूतों से बात कर सकता था, लेकिन मुसीबत ये कि वो भूत मुझसे काम चाहते। जैसे किसी को मुक्ति ना मिली हो तो वो चाहते मैं उन्हें मुक्ति दिलाऊं। एक लड़की जिसे किसी ने मौत के घाट उतार दिया था, मैं तो 12 साल का था, वो मेरे पीछे पड़ चुकी थी। मेरी आत्मा को शांति दिलवाओ, मेरी आत्मा को शांति दिलवाओ। मुझे पता लगा था शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं वो। मैंने कहा मैं तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे दिलवाऊं? अगर मैं उनसे उलझने की कोशिश करूंगा वो मेरी आत्मा को शांति दिला देंगे। उसने मुझे थोड़ा परेशान किया, लेकिन मैंने दोबारा वहां पर जाना छोड़ दिया। तभी से पता नहीं वो आदत थी लड़कियों से बात करने की। मैं लड़कियों की तरफ बचपन से ही बहुत ज्यादा आकर्षित होता था। सभी लड़के आकर्षित होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा छोटा था तब से ही आकर्षित होना शुरू हो गया था। लेकिन मुझसे कई बार गलतियां हुई थी। क्लास में लड़की पसंद थी तो उसकी तरफ मैं देखा करता था। 8वीं कक्षा में ही कह सकते हैं मैं जवान हो गया था। मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मेरी क्लास की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा शरीफ थीं। अगर मैं उन्हें फ्लाइंग किस देता तो वो मेरे होंठों पर चमाट लगा देती। इसीलिए मेरा प्यार अधूरा रह जाता और शाम के वक्त पब्लिक पार्क में घूमने के लिए जाया करता था। अंधेरी तक मैं बैठा रहता। जो लड़की मेरी तरफ प्यारी नजरों से देख रही होती, बाद में मुझे पता लगता वो तो जिंदा ही नहीं है, एक भटकती हुई आत्मा। तो मैं डर जाता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं किसी पर भरोसा करूं तो कैसे करूं। ये एक ऐसा श्राप था जिसने मेरे बचपन को गला कर रख दिया था। 11वीं कक्षा में एक लड़की मुझे पसंद थी और मुझे महसूस हुआ करता था कि वो लड़की भी मुझे पसंद करती है। मुझे नहीं पता था लड़कियों से सही से बात कैसे की जाती है। मैं तो थोड़ी छिछोरी हरकतें कर दिया करता था, जैसे कि कोई लड़की अगर ज्यादा देर तक मेरी तरफ देखती रहे तो मेरे होंठ हिलने लगते थे। मैं अपनी जबान से होंठों को सहलाने लगता था और सामने से वो लड़कियां छी छी करने लगती थी। मुझे नहीं पता था आखिर मैं किसी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करूं तो कैसे करूं। अकेला रोया करता था और एक दिन रोता रोता पब्लिक पार्क में मैं बैठा हुआ था। तब एक लड़का मेरे पास आकर बैठा। दिखने में अच्छा लग रहा था। गर्मियों का मौसम था और उसने सर्दियों वाला सूट पहना हुआ था। मुझे तो तभी पता लग गया कि ये एक प्रेत आत्मा है, किसी लड़के की जो भटकती हुई वहां पर आ गई होगी। वो मेरे पास बैठा था, मुझे रोता हुआ देख रहा था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो भी रोने लगा और मेरी जबान से ये शब्द निकल गए, भाई तू क्यों रो रहा है? तू तो मर चुका है, तेरे कष्ट तो खत्म हो गए। बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर कहने लगा, तू मुझे देख सकता है? मैंने कहा हाँ यार, अब गलती हो गई, देख भाई कोई काम मत कहना। उसने कहा कोई काम नहीं कहूँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका था। मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया था। कॉलेज की सारी लड़कियां मुझ पर मरती थी। देख मेरी जॉ लाइन अच्छी है ना, आंखें देख मेरी, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह, थोड़ी नीली नीली, थोड़ी पीली पीली। लड़कियों को मेरी आंखें बहुत पसंद थी और सच में वो दिखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, एक हीरो लगता था।
मैंने कहा भाई तू कैसे मर गया, कोई हादसा हुआ? उसने कहा नहीं, मैंने जहर वाली गोलियां खाई थी। मैंने कहा ऐसा करने की कोशिश तूने क्यों की? भाई तेरे पास तो सब होगा ना, लड़कियां तेरे आसपास घूमा करती होंगी, 1-2 महीने बाद तो लड़कियों को बदलता होगा। उसने कहा नहीं, सच्चा प्यार किया था मैंने उससे, ज्योति था उसका नाम। मैं उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन वो कई लड़कों से सच्चा प्यार करती थी। मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मैं बस उससे शादी करना चाहता था और तब उसकी सच्चाई का पता लगा। मुझे लगा था वो सबको छोड़ देगी, मुझे अपना लेगी क्योंकि मैं सबसे अच्छा दिखता हूं। उसने सबके सामने बेइज्जत किया था। तब बात ईगो पर आ गई। मैंने कहा तू मुझसे शादी करेगी या मैं जहर खा के मर जाऊं? उसने कहा मर के दिखा। मैंने मर के दिखा दिया, लेकिन बाद में पता लगा जब मैं मर गया तो दिखा नहीं पाया। ना वो मेरी लाश देखने के लिए आई, बल्कि उसका काम तो आसान हो गया। देखता हूं अब भी उसे और कई लड़कों के साथ घूमते हुए। बात करती है कभी कभी मेरी भी कि मैं उस पर मरता था और उसके लिए मर गया। रोना निकल आता है और तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है किसी लड़की के लिए रो रहे हो। डरो मत, लड़कियां अच्छी नहीं होती है, छोड़ दो। मेरी आंखों से और ज्यादा आंसू निकलने लगे और मैंने उसे कहा किसे छोड़ दूं भाई, किसे छोड़ दूं? एक लड़की नहीं पटी अब तक। मैं चाहता हूं मुझे सच्चा प्यार मिले, मैं उससे शादी करूंगा। अगर अच्छी हुई मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूंगा, लेकिन कोई भाव तो दे। बात ही नहीं बन पाती। उसने कहा बात कैसे बनेगी? तुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें लगे कि तू बाकियों से अलग है। कपड़े थोड़े अलग पहना कर, बालों को थोड़ा रंगवा ले, थोड़े लाल थोड़े नीले कर ले। कपड़े थोड़े खुले रहने चाहिए। जैसा सूट मैंने पहना है, कभी कभी तू गर्मियों में सूट पहन सकता है अगर किसी को प्रपोज करना हो तो। बाकी रोमांटिक गाने सुना कर। मैं भी ऐसे गाने सुना करता था। मैं तुझे सिखाऊंगा लड़की कैसे पटाई जाती है। हर शाम 6 बजे पहुंच जाना यहां पर। हर शाम 6 बजे पहुंच जाना यहां पर। पूरी रात सिखाऊंगा मैं तुझे लड़की पटानी कैसे है। 1 महीना मैं उससे क्लास लेता रहा था। दिमाग में घोल कर उसने डाल दिया था लड़कियों को पटाया कैसे जाता है, कौन से गाने सुनाने पड़ते हैं और कैसी बातें करनी पड़ती हैं, कैसे चलना पड़ता है और कैसे नजरों को घुमाना पड़ता है। लड़कियां गिरना शुरू हो जाएंगी, परफ्यूम लगाना कौन सा पड़ता है। सिखाता गया था वो, सिखाता गया था। 1 महीना सिखाया था उसने। पता नहीं मुझे सिखाने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल गई। मेरी आंखों के सामने वो गायब हुआ था, मुस्कुराता हुआ। उसने मुझे बदल दिया था। मैं शायद बिल्कुल उसके जैसा बन चुका था, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति मिली। दुख था कि दोबारा वो मुझसे मिल नहीं पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब अपनी पसंदीदा लड़की से दिल की बात करूंगा। कैंटीन में था कॉलेज की। मैं उस लड़की के सामने बैठा हुआ और जैसा मुझे सिखाया गया था मैं खुद को उस तरह से ढाल चुका था। मैं हमेशा पैंट एड़ी से 3 इंच ऊपर ही रखता ताकि एड़ी नजर आती रहे, और जुराबें हमेशा रंगदार होनी चाहिए, लाल, पीली, काली और सफेद नहीं होनी चाहिए। जूते ज्यादा तीखे होने चाहिए। पैर भले ही मेरे 10 नंबर के थे, लेकिन जूते कम से कम 12 नंबर के होने चाहिए। ऊपर शर्ट बटन खुले होने चाहिए, अंदर टी शर्ट होनी चाहिए, चेन लगी होनी चाहिए। एक कान में अगर ईयरिंग डाला जा सकता है तो वो भी डालना है। आंखों में काजल लगाना है। बालों को सीधा खड़ा करना है जैसे सूली हो ऊपर की तरफ। उस लड़की के सामने बैठा था और उसकी नजरें भी मेरी तरफ जाए जा रही थी। लगा मुझे यही मौका है, यही तो सिखाया गया है। लड़की जब मुस्कुराने लगे, मौके को भांप लो, चले जाओ उसके पास, कर दो दिल की बात। गाना सुनाना पड़ता है सबके सामने, इज्जत का फालूदा करना पड़ता है, तब लड़की पटती है। उसके सामने गया मैं, घुटनों पर आ गया। शाहरुख खान की तरह बाजुओं को खोल डाला था मैंने और मैं कहने लगा था, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। उसके बाद मैं तो गाना गाना चाहता था, लेकिन सिर्फ हाय हुक्कू सुनकर वो भाग चुकी थी। फिर पूरा साल क्लास में हाय हुक्कू हुआ।
जो भी लड़की, जो भी लड़का मुझे देखता मेरे पास आकर हाय हुक्कू करने लगता। कहता ऐसे लड़की पटती है। मैंने कहा पटती है, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा था। जो जो लड़की मुझे पसंद थी उस पर लाइन मारने की कोशिश की। कुछ लड़कियां उसे बड़ा ही सीरियस ले गई। मैंने लाइन ही मारी है, चोट थोड़ी ना लगती है, वो तो पत्थर मारने लगती। मारने का बदला मारने से नहीं लेना चाहिए। कई बार मैं बेइज्जत हुआ, लेकिन प्यार के लिए सब कुछ जायज है। मेरी आदत ऐसी ही पड़ चुकी थी। कुछ लड़कियां मुझे मजनू कहती थी, लेकिन मजनू कैसे? मेरी तो कोई लैला तक नहीं है। एक बार लैला तो बने, मजनू बनने को तैयार हूं। क्लास में कोई लड़की नहीं पटी, कॉलेज में कोई लड़की नहीं पटी। हर एक लड़की पर ट्राई मार चुका था। एक बार तो एक प्रोफेसर पर भी ट्राई मारी थी मैंने। वो बाद में पता लगा वो लड़की नहीं, वो तो गे थी। घर आकर रोया करता, लेकिन फिर मुझे लगा अरे कॉलेज की लड़कियां हैं, शहर की लड़कियों ने ना थोड़े ना किया है। दिन के वक्त बाइक लेकर घूमना शुरू हो जाता मैं। जिस भी लड़की को देखता गाना गुनगुनाने लगता। दिल दे दे मुझे दिल दे दे, दिल ले ले मेरा दिल ले ले। लड़की के करीब जाकर जब मैं ऐसे गुनगुनाने लगता, कुछ लड़कियां तो हंसती, बहुत ज्यादा हंसती, और जो हंसती मैं उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता। मुझे नहीं पता जब लड़कियों का झुंड होता है वो असली बात करती हैं या मजाकिया बात करती हैं। वो लड़की कहती कल यहां पर आ जाना, प्यार की बात करेंगे। मैं जब भी वहां पर जाता लड़कियां तो होती नहीं, झुंड होता लड़कों का। 2 बार पिटा था, फिर समझ गया 4 से ज्यादा लड़की अगर एक जगह खड़े हों और आपको देखकर आपकी तरफ भागना शुरू हो जाएं तो जल्दी से निकलो, वो पीटने के लिए आ रहे हैं। भाई होते हैं उन लड़कियों के। और बाकी रही बात कभी कभी भूतों का नजर आना। कभी मुझे कोई लड़की ट्रेन स्टेशन पर बैठी मिलती, मैं उससे बात करता, वो उड़कर पीठ पर चिपक जाती। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाना पड़ता, लेकिन अब मैं भूतों से डरता नहीं था। समझ चुका था भूत कुछ नहीं होते, भटकती हुई आत्माएं होती हैं। बस उनसे पीछा छुड़ाओ, मंदिर के अंदर चले जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बाइक पर घर की तरफ आ रहा था। मेरे दोस्त ने पार्टी की थी अपने गांव में, और उसका गांव हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। बाइक चलाकर उस जंगली रास्ते से आ रहा था और मुझे एक लड़की नजर आई। लाल रंग की उसने साड़ी पहनी हुई थी। इतनी गोरी मैंने कोई लड़की इतनी गोरी कभी देखी ही नहीं। फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मेरे मुंह से निकल गया हाय। बाइक भी नीचे गिर गई। पहले तो प्यार से हाय कहा था, बाद में दर्द के कारण हाय कहा था। जब मैं एक तरफ गिरा हुआ था, उस लड़की को मेरी मदद करनी चाहिए थी ना। थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन उस लड़की ने कुछ अजीब करना शुरू कर दिया। अपने मुंह के ऊपर हाथ घुमाना शुरू कर दिया, जैसे कोई जादू कर रही हो। फिर उसने अपने माथे के ऊपर राख लगाई और फिर चलना शुरू कर दिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था और फिर कहने लगा था अगर कोई गिरा है तो उसकी मदद भी तो करनी चाहिए। जब मैंने ये बोला वो हैरान हो गई, हक्की बक्की हो गई, और उसकी ज़बान से पहले शब्द यही निकले थे, तो मुझे देख सकते हो, ये कैसे हो सकता है? लगता है आज जादू काम नहीं कर रहा। उसने भागना शुरू कर दिया। सड़क पर आगे की तरफ भागने लगी थी, मुझसे थोड़ी दूर हो गई। फिर क्या, मैंने बाइक दोबारा उठाई, फिर से बाइक चलाने लगा। पीछे से इतनी खूबसूरत दिख रही थी, इतनी खूबसूरत दिख रही थी। बैकलेस साड़ी पहनी थी उसने, कमर नजर आ रही थी, और उसके करीब पहुंचते ही फिर से मुंह से निकला हाय। और पता नहीं क्यों जब मैं दाईं तरफ देखता हूं तो जो बाइक है वो बाईं तरफ मुड़ जाती है, और दोबारा बाईं तरफ पत्थर था, पहले भी पत्थर ही आया। उसे देखकर एक बार हाय कहा था और गिरते वक्त 3 बार हाय हाय हाय। फिर मैं जमीन पर था। मुझे देखकर वो कहने लगी थी बड़े गिरे हुए इंसान हो, बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें छोड़ती नहीं। चले जाओ, मुझे कोई साधारण लड़की मत समझना। मैं उठा और कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साधारण लड़का हूं? लेकिन एक बात बताऊं, उम्र तुम्हारी काफी कम है, लेकिन साड़ी जच बहुत ज्यादा रही है।
तुम विवाहित हो या कुंवारी हो? उसने कहा, देखो कितनी मोटी छड़ी है। कुंवारी या विवाहित पूछने की हिम्मत मत करो, छड़ी मैं मुंह में डालूंगी और कहीं और से निकालूंगी, दर्द बहुत ज्यादा होगा। मुझे धमकी देकर आगे बढ़ने लगी थी। हाथ में उसने डंडा पकड़ा हुआ था, लंबी सी लाठी थी, ऊपर कुछ चमकदार पत्थर लगाया हुआ था। अरे ये हाथ में क्यों पकड़ी है इसने? लगता है आसपास के गांव की रहने वाली है। शहरों की लड़कियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, हंसती हैं लेकिन भाइयों को भेज देती हैं, लेकिन गांव की लड़कियां अच्छी होती हैं, बाहर से नारियल की तरह सख्त, अंदर से नर्म। ये जरूर शुरू में मुझे गुस्सा दिखा रही है, लेकिन एक बार मान गई। अभी बात कर लूंगा कि कल शादी के लिए माँ बाप को लेकर मैं आने वाला हूँ। बाइक उठाई मैंने, वो आगे बढ़ रही थी। मैंने बाइक बहुत धीमी कर दी उसके करीब जाकर। फिर मैं बाइक पर गाना गुनगुनाने लगा था, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए जाए जाए। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, तू पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसने चमाट लगाई। बाइक फिर से नीचे गिरी थी। उसे देखकर हाय कहना चाहता था, गिरकर हाय हाय नहीं कहना चाहता था। लेकिन गिरने के बाद मैं उठा। भाड़ में जाए ये बाइक, आज ये पट गई ना, अगर आज ये पट गई मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। इतनी गोरी, इतनी गोरी, विदेश से आई है क्या, एक बार पूछ लूं। जब मैं उठकर खड़ा हो गया था, फिर वो कहने लगी थी, तू जिद्दी लगता है, तू उन लड़कों में से लगता है जो अकेली लड़की देखी फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। तुम जैसों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। आज लगता है तुझे जिंदा जलाना ही होगा। लेकिन मैंने अपनी बाजुओं को खोल दिया। मैं उसे अपने प्यार को दिखाना चाहता था। मैंने गाना गाना शुरू कर दिया, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। फिर वो रुकी, गुस्से में देखने लगी, और फिर मैंने एक और गाना गाया था। मैंने फिर से उसके लिए गाना गाया, और इस बार मैं ऐसा गाना गाना चाहता था जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आशिकी फिल्म का वो गाना मैंने गाया था, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। और बस बात बन गई। मुस्कुराने लगी वो, फिर कहने लगी, मुझे माफ़ करना, मैंने तो तुम्हें गलत समझ लिया था, तुम तो किसी और काम के लिए आए हो। मुझे लगा बस बात बन गई। आज के दिन के लिए ही मुझे ये प्यार दिया गया है जिसे मैं बचपन से ही संजो कर रखे हुए हूं। फिर वो कहने लगी, चलो मेरे साथ, चलो, हमें ये जल्दी करना होगा, इससे पहले कोई आ जाए। मैंने कहा, अरे अरे नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। उसने कहा, जल्दी चलो, मेरे पास समय नहीं है। मुझे लगा चलो वो लड़की है, अगर वो कह रही है तो ठीक ही है। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और वो जंगल की तरफ भागना शुरू हो गई। मैं उसके पीछे पीछे भागता जा रहा था। भागते भागते एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास वो पहुंची और फिर कहने लगी, शुक्र है किसी ने देखा नहीं, किसी ने पीछा नहीं किया, आओ मेरे करीब आओ। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसके इतने लंबे नाखून कैसे बन गए मुझे नहीं पता। मेरी छाती में उसने नाखून गड़ाने की कोशिश की। 2 नाखून तो उसने गड़ा भी दिए थे। इस बार हाय दर्द के मारे निकला था और बहुत जोर से निकला था। उसका चेहरा बदल चुका था, उसकी टांगें उल्टी हो चुकी थी। वो एक चुड़ैल जैसी दिखने लगी जिसने अपनी टांगों से पेड़ को पीछे की तरफ पकड़ लिया और फिर कहने लगी, मैं ज्यादा दर्द नहीं दूंगी, जल्दी इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। मैंने उसे धक्का दिया, मैं पीछे गिर गया। मैं कहने लगा, हाँ इतनी भयानक, इतनी भयानक, ये क्या मेकअप किया था, उतर गया। उसने कहा, क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तुमने अभी तो कहा है मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। दिल ही तो चाहिए होता है मुझे, दिल नहीं मिलता। अगर मैं किसी को मार भी देती हूं तो मुझे उसका खून पीना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से अपने शरीर को मुझे अर्पित करे तो मुझे वो ताकत मिल सकती है। मैंने कहा, मैं दिल देने की बात कर रहा था। उसने कहा, वही तो कर रही थी मैं, छाती से दिल को निकालूंगी, गर्दन में अपने अंगूठे को डालकर दिमाग को फाड़ दूंगी, दर्द नहीं होगा, जल्दी से दिल निकाल लूंगी मैं। आओ मेरे करीब, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करना चाहते हो ना।
मैंने कहा, अर्पित, तुम तो असली दिल निकालने की बात कर रही हो। मैं तो प्यार की बात कर रहा था। जैसे होता है ना, दिल देते हैं, दिल लेते हैं, वो प्यार में कहा जाता है। उसने कहा, अच्छा, मुझे तो कुछ अलग ही लगा। तुम तो छिछोरे ही हो। मुझे लगा था चलो कोई अच्छा इंसान है, मरना चाहता होगा तो मेरे लिए कुछ फायदा करना चाहता होगा, लेकिन तुम तो छिछोरे हो। खूबसूरत चेहरा देखकर गलत गलत बातें सोचने लगे। अब मैं छोड़ने वाली नहीं, यहां तक लेकर आई हूं। तुमने इशारों में कहा तो है दिल देने के लिए, तो मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। उसने छलांग लगाई, मेरी छाती पर बैठ गई, मेरी शर्ट को फाड़ डाला था, पसलियों के अंदर नाखून गड़ाना चाहती थी। मैंने भी अंगूठे उसकी आंखों में गड़ा दिए। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई, उसे नजर नहीं आ रहा था। इतने में वो पीछे हटी। दोबारा से उसे नजर आना शुरू हो गया। वो मरी हुई थी, एक चुड़ैल थी। आंखें बाहर की तरफ निकाली उसने, फिर मेरे पीछे आने लगी। कहने लगी, तुम चुड़ैलों को देख सकते हो, तुम्हारा ही जैसा इंसान अगर दिल देगा तो मेरी ताकत बढ़ सकती है। देखो, भागो मत, मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकती हूँ, मैं कुछ दे सकती हूँ। मैंने कहा, बाढ़ में जा, मैं तो कुछ और ही समझा था। चली जा, चली जा। पीछे से वो मेरी पीठ पर नाखून गड़ाती गई, कपड़े फाड़ डाले उसने। मैं जंगल की तरफ भागा था, अंधाधुंध भागा मैं, अंधाधुंध। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरफ जा रहा हूं, और ये मेरी गलती थी। इतने बड़े जंगल हैं ये, इतने बड़े, और मैं किस दिशा में भागा हूं मुझे नहीं पता। रात के अंधेरे में उस चुड़ैल ने मेरा इतना पीछा किया कि भागते भागते रास्ता भटक चुका था, लेकिन भगवान का शुक्र है आखिर मैं उस चुड़ैल से दूर हो पाया था। बड़ा अजीब पेड़ था वो, पीपल का। गुड़ियां लटकी हुई थी ऊपर, गुड़ियां। शायद किसी शाप के कारण वो चुड़ैल उस पेड़ पर रहती होगी और आसपास सुंदर बनकर घूमती होगी। पता नहीं कैसे मैं उसकी चंगुल में फंस गया था, लेकिन अब बच चुका हूं। भागता गया मैं आगे, चलता गया मैं आगे, बहुत दूर निकल गया था। मैं चाहता था सड़क तक पहुंच जाऊं। बाइक में चाबी भी लगी हुई है, कोई चोर बाइक लेकर भाग ना जाए, उससे पहले पहले बाइक तक पहुंचना चाहता था। चोट तो लगी है, लेकिन इससे ज्यादा चोट बचपन से लगती आई है। दिल कई बार टूटा है तो जोड़ने की आदत पड़ चुकी है। जंगल में भटकते भटकते एक और पेड़ के पास पहुंचा था। 4 लोग थे, उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे। कुल्हाड़ी उल्टी मार रहे थे, इसीलिए पेड़ में कोई भी छेद नहीं हो रहा। मैं करीब गया, मुझे लगा चलो कोई तो है आसपास, कोई गांव होगा। मैंने कहा, भाई साहब मेरी मदद करोगे? रास्ता किस तरफ है? उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। मैंने ऊपर देखा, ये तो पेड़ है, मैं जंगल से बाहर निकलना चाहता हूं। चारों ने कहा, एक ही रास्ता है यहां से निकलने का, ऊपर आओ, हमारे साथ पेड़ को काटो। हमारी मुक्ति के लिए इस पेड़ का कटना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैंने ये सुना मैं समझ गया, चारों मरे हुए हैं, मुक्ति के लिए पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल्हाड़ी तो उल्टी मार रहे हैं। तो मैं घबराया हुआ, सोच में पड़ा हुआ, वहां से आगे निकलने वाला था। वो कहने लगे, आओ हमारी मदद करो, बिना मदद किए यहां से तुम जा नहीं सकते। मैं बार बार उनकी तरफ देख रहा और कह रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा सामान उठाना है। मैंने भागना शुरू कर दिया, वो चारों मेरे पीछे पीछे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वो उल्टी कुल्हाड़ी मार रहे। एक बार मेरे सर पर मारी थी, 2 बार मेरी पीठ पर मारी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि मैं एक जिंदा इंसान हूं, मुर्दों को देख सकता हूं, तो वो मेरे जरिए मुक्ति चाहते थे। मैं उन्हें मुक्ति क्यों दिलाऊं? मेरे बुआ के लड़के लगते हैं। मैं भागा वहां से। उनसे पीछा छुड़ाकर मैं बहुत दूर निकल आया था। मुझे किसी की मदद चाहिए थी और मुझे जंगल में एक आदमी नजर आया। सर पर उसने कौवे के पंख लगाए हुए थे। देखते ही मुझे लगा यह तो भूत ही होगा। अपने सर के ऊपर कौवे के पंख कौन लगाता है और तीर कमान लेकर जंगल में कौन घूमता है? उसे देखते ही मैंने जानबूझकर इधर उधर घूरना शुरू कर दिया। मैं उसे इग्नोर करना चाहता था। वो मेरे करीब आया। उसने कहा, भाई साहब जरा मदद करोगे? मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं, मैं सीधा देखने लगा। उसने दोबारा कहा, भाई साहब अंधे हो क्या? मुझे मदद की जरूरत है, मेरे कंधे पर जरा चोट लगी है। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
चोट लगी है, इसी तरह ये मारा गया होगा ना। मरने के बाद हमें पता नहीं रहता, कई बार आत्मा भटकने लगती है। मैं जल्दी जल्दी तेज तेज चलने लगा, वो मेरे पीछे पीछे। भाई साहब मदद करो, मदद करो। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। 3-4 लोग आए उसकी मदद के लिए। फिर मुझे कहने लगे, अबे कैसा इंसान है, कोई जख्मी है उसकी मदद नहीं कर सकता। मैंने उन सबकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अजीब है? उन्होंने कहा, क्या अजीब है, तू अंधा है, लोगों को नजर आता ही है। मैंने कहा, नजर, लेकिन भूत प्रेत सबको नजर नहीं आते। उन्होंने वो जो तीर है ना धनुष के आगे लगा लिया था, मेरी तरफ मारना चाहते थे गुस्से में। कहने लगे, पागल इंसान, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक इंसान को चोट लगी है, तू हमें भूत समझ रहा है? यहां पर कोई भूत वूत नहीं है, अब हमारे करीब मत आ। मुझे तब समझ में आया, अरे कबीले वाले होंगे। मैंने कहा, भाई साहब मेरी मदद करो, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। उन्होंने कहा, भाड़ में जा, भाग जा यहां से, वरना धनुष में हमने तीर चढ़ा लिया है, तेरी छाती के आर पार कर देंगे। मैंने कहा, भाई साहब कैसे समझाऊं, मैं मुसीबत में था, तभी तो इग्नोर कर रहा था, मुझे भूत नजर आते हैं। उन्होंने कहा, भूत नजर आते हैं? आगे क्या सच में भूतों के साथ मिलना चाहता है? चला जा। उन्होंने मुझे भगा दिया। मेरी जिंदगी की गलती थी। भूत नजर आते हैं, मैं क्या करूं? मुझे फर्क पता नहीं चलता कौन इंसान है कौन भूत है। अब जंगल में भटका हुआ हूं, भूखा प्यासा, मैं बचना चाहता हूं, बाहर निकलना चाहता हूं, कोई तो मदद करे। मैं उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उन्होंने तेज भागना शुरू कर दिया। दूर निकल गए और मैं फिर से भटक चुका था। एक तालाब के पास, तालाब का पानी पीने वाला था। तभी पीछे से आवाज आई, पानी में मगरमच्छ है, करीब मत जाना, तुम्हारा सर उखाड़कर अलग कर देगा। तब मैं पीछे हुआ। सच में मुझे मगरमच्छ की आंखें पानी में नजर आ रही थी। अगर मैं पानी में जाता वो मुझे काट डालता, खींच कर ले जाता। और मगरमच्छ गोल गोल घूमते हैं, घूम घूम कर मुझे मारता, घूम घूम कर। फिर मैं उस आदमी के पास गया, क्योंकि वो मुझे सही लग रहा था। मुझे लगा चलो कोई भी है, भूत है, प्रेत है, जो भी है, मुझे मदद चाहिए। कम से कम कोई प्रेत होगा, रास्ता तो बता ही सकता है ना। और अगर छोटी मोटी मदद मुझसे चाहिए होगी, मैं भी करूंगा। पहले तो मुझे रोना नहीं है, ऐसे नहीं दिखाना है कि मुझे मदद चाहिए। मैं दिखाऊंगा, मैं तो घूमने आया हूं, रास्ता तो पता ही है, थोड़ा सा भटका हूं, अगर बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं। कूल बनना चाहता था। वो रो रहा था। मैंने कहा, रो क्यों रहे हो भाई? उसने कहा, अब क्या बताऊं, प्यार में रोना निकल जाता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा, शायद ये भी प्यार में टूटा होगा, शायद इसने भी आत्महत्या की होगी। तो मैं पास में बैठ गया और उसे समझाने लगा, देख भाई, प्यार में रोते नहीं। अरे मुझे तो इतनी बार प्यार हुआ, इतनी बार प्यार हुआ, मैं बता नहीं सकता। देख, तू जो भी है मैं पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्यार में धोखा मिले या कुछ भी मिले, छेछोरापन नहीं रुकना चाहिए। तुझे मैं गाने सिखाता हूँ, गाने गाया कर लड़कियों के आगे, देख कैसे पटती है। वो मेरी तरफ देखने लगा और कूल बनने के चक्कर में मैंने लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी। अबे 10 लड़कियां फंसाई थी एक बार मैंने, 10 लड़कियां, 10 को डेट कर रहा था। सुबह 1, 11 बजे 1, 12 बजे 1 बजे किसी और से मिलता, 2 बजे किसी और से, 3 बजे किसी और से। अरे पूरी ऐश किया करता था। उसके आंसू सूख चुके थे, आंखें लाल लाल सी हो गई थी। फिर मैंने उसे कहा, क्या हुआ भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो मैं दर्द कम कर रहा हूँ। अरे लड़कियां तो बहुत मिलेंगी, मेरी बात मानने की कोशिश तो कर। फिर उसने अपना जो असली रूप दिखाया। वो कोई प्रेत नहीं था, प्रेत ऐसे नहीं होते। गुस्से में उसका कद 8 फुट का हो गया। मुझे उसके सींग नजर आने लगे, सींग के ऊपर आग लगी हुई थी। ऊपर तो कुछ नहीं पहना, नीचे पता नहीं चमड़े की स्कर्ट पहनी हुई थी। अजीब सा लग रहा था, अजीब सा। और फिर कहने लगा, तेरे जैसे लड़के हैं जो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारी इंसानों में ही नहीं, हर जगह फैल रही है, और ये तुम्हारे जैसे इंसानों के कारण हो रहा है। इसीलिए तुम्हारी मौत तो पक्की। कम से कम इस धरती से कुछ बोझ कम तो कर सकूंगा। उसकी बातों से लग रहा था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो था क्या, उड़ उड़ कर आ रहा था, उड़ उड़ कर।
सींग पर उसके आग लगी। वो उन्हीं सींग को मेरी छाती में कड़ा देना चाहता था। 2 बार पेड़ों के बीच 2-2 छेद कर दिए उसने। मैं बड़ी मुश्किल से बचा। कटा फटा मैं पहले से था। मैं भागने लगा। मुझे लगा भाग भाग कर मैं उससे बच जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था एक मुसीबत मेरे गले में पड़ चुकी है। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था बिना मारे। वो चुड़ैल तो कुछ भी नहीं थी, ये तो बड़ा भयानक था। हवा में पिशाच की तरह उड़ रहा था। उसने मेरा बहुत पीछा किया, लेकिन एक चीज का फायदा हो गया। मैं उस तरफ भागा था जिस तरफ सड़क थी। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, वो जिन्न उड़ता हुआ मेरे पीछे था, लेकिन आगे से एक गाड़ी आ रही थी। मुझे लगा गाड़ी को रोकना एक सही डिसीजन होगा। मैं गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। उस गाड़ी वाले ने गाड़ी को रोका ही नहीं। जब मैं उस गाड़ी से टकराया तब उसने गाड़ी को रोका। मैं नीचे गिरा हुआ था। मैं बेहोशी की हालत में था क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। मैं पलट कर गिरा था। उस गाड़ी में से 4 लोग निकले। चारों ने दारू पी हुई थी। उन्हें लगा मैं मर गया। मुझे देखा, गाड़ी चलाकर भागने लगे। मैं पीछे से आवाजें लगा रहा था, मुझे तो ले जाओ, मुझे तो ले जाओ। अब मैं उस जिन्न के लिए आसान शिकार था। फिर क्या, उन्होंने शराब पी हुई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें पता नहीं क्या नजर आ गया, घुमाकर गाड़ी पीछे ले आए। फिर मुझे हिलता हुआ देखा। वो जिन्न तो दूर चला गया था, लेकिन उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर डाला और उसके बाद मुझे अस्पताल तक लेकर गए। इतने में दिन हो चुका था और मुझे लगा मैं बच गया। मेरा इलाज उन्होंने करवाया था। नशे में उन्हें पता ही नहीं था उन्होंने क्या किया। उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे ऊपर से गाड़ी निकाल ली है। अगर मैं जिंदा बचा तो वो भी बच पाएंगे। लेकिन चोट इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, ना कोई हड्डी टूटी थी। पट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई, कुछ इंजेक्शन लगे थे। अस्पताल से शाम के वक्त मुझे छुट्टी हो चुकी थी और शाम को पहुंचा मैं सीधा घर में। और मैंने ठान लिया, छिछोरापन खत्म। अब से छिछोरगिरी नहीं करूँगा, वरना दोबारा ऐसी मुसीबत में मैं फंस सकता हूँ। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कमरे में मैं अकेला था। उस कमरे में दीवार के आर पार वो जिन्न निकला और मेरे सामने खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, पहली रात तू बच गया, अब तुझे एक झटके में नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तड़पा तड़पा कर। सबसे पहले तो ये जलता हुआ सींग मैं घुसाना चाहता हूं। मैंने कहा, मेरे पेट में मत घुसाना, मुझे मारने की कोशिश मत करो। उसने कहा, मारने की कोशिश तो मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं मारूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं सींग को पेट में घुसाऊंगा? मैंने कहा, मतलब? वो हंसने लगा। मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। उसने मुझ पर हमला कर दिया। सींग घुसाने की कोशिश की थी, लेकिन तब मैं भाग रहा था और सामने से उसने सींग घुसाने की कोशिश नहीं की, पीछे से की। इसीलिए मैं डर गया। दरवाजा खोलकर मैं बाहर की तरफ भागा था। मैंने चीखना शुरू कर दिया, माँ, पापा, माँ। जैसे ही उनके कमरे में पहुंचा, मेरे पिता ने मुझे देखा और कहा, अब तू बड़ा हो गया है, अब भी भूतों से डरता है। मैंने कहा, जिन जिन। मेरी माँ ने मेरी गाल पर जोरदार चमाट लगाई थी और कहा था, नए नाटक शुरू कर दिए तूने। पहले तुझे भूत प्रेत नजर आया करते थे, अब जिन्न भी नजर आते हैं। तू हमें पागल बनाने की कोशिश मत कर। जो भी तेरी परेशानी है उससे खुद निपट। मेरे पिता ने भी तब इशारा करके कहा था, शेर बन, शेर। रोता रोता अपने कमरे की तरफ आया था मैं। मेरे पिता कभी मेरी मदद नहीं करते। मुझे शेर बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसा शेर? मुर्दा शेर? जब मैं मर ही जाऊंगा तो क्या शेर बन पाऊंगा? बचपन में भी मैं शेर बना था। उस बूढ़ी औरत ने उठा उठा कर दीवारों पर पटका था 1 महीने तक, तब जाकर मैं छूट पाया था। अब कौन सा शेर है जो कोई बूढ़ी औरत उठा उठा कर पटक दे? पता नहीं मेरे पिता मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो जिन्न बेड पर बैठा हुआ मेरा ही इंतजार कर रहा था और फिर कहने लगा था, सबसे पहले तुझे अपनों से दूर करूंगा। जैसे तू लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलता है, मैं तेरी जिंदगी के साथ खेलूंगा, तेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दूंगा। अब तू किसी भी लड़की से मिलेगा, देख मैं तेरा रिश्ता कैसे खराब करता हूं। ये कहा उसने, चुटकी बजाई और गायब हो गया। मैं बेड पर बैठा सोच रहा था,
कौन सा रिश्ता खराब करेगा? कौन सा रिश्ता? बना ही कहाँ है रिश्ता जो वो खराब करने की बात कर रहा था। रिश्ते के लिए मैं तरस रहा हूं, लेकिन उसकी जबान से ये सुनकर कि कई लड़कियों से मेरा रिश्ता है, अंदर से थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा महसूस जरूर हुआ था। अगले दिन मैं कॉलेज में गया था। कॉलेज में सब कुछ साधारण लग रहा और मुझे पता था दिन की रोशनी में कोई जिन्न परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आदतें मुझे जरूर परेशान करने वाली थी। मैं कैंटीन के पास से निकल रहा था। सफेद कपड़ों में एक लड़की नजर आई। नई लग रही थी कॉलेज में, और उसे देखते ही जैसी मेरी आदत थी मैंने कहा हाय। बस मैंने हाय कहा था, पता नहीं कैसे मैं उड़ने लगा, जैसे किसी ने उठाकर मुझे पटका हो। कैंटीन की उस खिड़की के अंदर सामने मोमोज पड़े हुए थे। मोमोज के उस प्लेट के बीच में मेरा सर घुसा था और मिर्ची के कारण हाय 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 मेरे मुंह से हाय हाय निकली थी। मुंह धोया मैंने, सब मुझ पर हंस रहे थे। इज्जत तो पहले ही कॉलेज में नहीं थी, लेकिन मैं किसी तरह 3 साल निकालना चाहता था। अब इज्जत का और फालूदा हो चुका था। पहले ही मुझे अलग अलग नामों से पुकारा करते थे। हाय हुक्कू पहले ही खत्म नहीं हुआ था, हाय हाय अब खत्म नहीं हो रहा था। जब मैं बाथरूम में गया था मुंह पर पानी मारने के लिए, तब उस जिन्न की आवाज आई थी। उड़ना कैसे लगा? इंसानों को उड़ना पसंद होता है। तुम बताओ, उड़ते हुए जब खिड़की के अंदर गए थे तो कैसा महसूस हुआ था? मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी से कभी रिश्ता नहीं बना। उसने कहा झूठ, इतने छिछोरी हरकतें करता है, लड़कियां तो तुझसे पटी होंगी। पता नहीं क्या शब्द थे उसके, गुनगुना सा महसूस हुआ कि अच्छी लाइन तो बोलता हूं, मतलब इसे तो लगता है कि लड़कियां पटी होंगी, इसीलिए मैंने कुछ और नहीं कहा। यह मेरी गलती थी। जबान तो मेरी फिसल जाया करती थी, दोबारा फिसलती वो दोबारा सजा देता। क्लास में था मैं, प्रोफेसर सामने थे। पता नहीं क्या हुआ, उसका असर मेरे शरीर पर हुआ था। ये जिन्न की हरकत थी, वरना सामने कोई लड़की नहीं। ये हमारी प्रोफेसर थी, उनकी उम्र 60 साल है, उन्हें कोई सुंदर कह नहीं सकता। मूछें आई हैं मेरी मैडम के। मैं खड़ा हो गया, गुनगुनाने लगा, बड़ी बात है इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बाकी है, तू प्रोमो देख। ये कहने की क्या जरूरत थी? उसने प्रोमो दिखाया। निकल जा क्लास से बाहर। ना सिर्फ मुझे क्लास से बाहर निकाला गया, बल्कि सब मुझ पर हंस रहे थे। मेरे शरीर पर उसका कब्जा था और निकलने से पहले मैंने एक भद्दा इशारा प्रोफेसर की तरफ किया था। प्रोफेसर ने मुझे घसीटते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में छोड़ा था कि भद्दे भद्दे इशारे करता है, इसे तो उम्र का कोई लिहाज नहीं। ये वही लड़का है ना जो हर लड़की पर लाइन मारता है, और वो वाला हाय वाला। मुझे बहुत बुरा भला बोला गया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन एक वार्निंग दी गई, अगर तुम कॉलेज में वापस आना चाहते हो, माँ बाप को लेकर आओ, उनके सामने बात करनी है। और मुझे पता था जब तक ये जिन्न मेरे आसपास है मैं बुरी तरह फंसता जाऊंगा, तो मैंने हामी भरी और निकलता बना और सोचने लगा पहले तो इससे निजात कैसे पाऊं, इसे दूर कैसे करूं। मुझे एक औरत के बारे में पता था, कहते हैं कि वो टैरो कार्ड रीडर है, वो काला जादू भी करती है। मैं सीधा पहुंच गया उसके पास। मैं उस जिन्न को दूर करना चाहता था और मैंने उसे कहा कि मुझे भूत प्रेत नजर आते हैं। उसने कहा ये लो काला धागा कलाई पर बांध लो। मैंने कहा भूत प्रेत नजर आते हैं, बचपन से ही मुझ में ताकत है, लेकिन मुझे भूत प्रेत दूर नहीं करने, मुझे जिन्न को दूर करना है। उसने कहा जिन्न के लिए ज़्यादा रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है करिए, कितने रुपए चाहिए? उसने कहा 500। मैंने कहा 500? ये ज़्यादा है तो कम ये कितना लेती होगी? मैं पूछना भी नहीं चाहता था। उसके बाद उसने कपड़े की एक गुड़िया बनाई। गुड़िया के पिन चुभोती जा रही थी। फिर गुड़िया के सर को कैंची से काटा और कहा मार डाला मैंने जिन्न को, ये लो जिन्न की लाश, चले जाओ काम हो गया। मैं वो जो गुड़िया थी धड़ और सर को लेकर
उसकी दुकान से बाहर निकला और हंसता हंसता कहने लगा, और ले मुझसे पंगे, तेरे जैसे को मैं ऐसे चुटकी में दूर कर देता हूं। मेरे कान में आवाज आई, कटे सर वाली बारबी लेकर क्यों घूम रहा है? तुझे क्या लगा ये पिन चुभ होने से, गुड़िया के सर को काटने से मैं दूर चला जाऊंगा? दोबारा जाकर देखना नहीं चाहता उसके साथ क्या हुआ है? मैं दुकान के अंदर पैर रखता उससे पहले ही आवाजें आना शुरू हो गई थी। जब मैंने अंदर देखा वो छत से लटकी हुई थी, मेरी तरफ देख रही थी और हाथ जोड़कर कह रही, भाई मेरे पास मत आ, ये तो कुछ खतरनाक ही लगता है। 2 बार उठाकर पटक चुका है। अब मैं छत से चिपकी हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे उतरूं। छोड़ दे मुझे कमीने, कौन है तू? तब उसने छोड़ा, वो पटैक करके जमीन पर गिरी थी और मैं जान चुका था उसके बस का खेल नहीं है। मुझे किसी और के पास जाना होगा, लेकिन मैं किसके पास जाऊं? एक जिन्न से निजात कैसे पाऊं? मैंने घर आकर उसके सामने हाथ जोड़े। देख जिन भाई, पहले ये बता तू इतने गुस्से में क्यों है? अगर मैंने थोड़ी सी आशिकी दिखा दी तो तुझे इसमें गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने कहा, बस तो नाम मत ले, तेरे जैसों के कारण मेरे जैसों के घर उजड़े हैं। क्या बताऊं तुझे, दिल का दर्द तेरे सामने क्या खोलूं? तू तो ऐसा है जो कई लड़कियों के साथ खेल खेल चुका है, तू मेरे दिल के साथ भी खेल खेलेगा? मेरे लिए तू लड़की बन जाएगा? थू थू थू, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। वो गुस्से में था, कुछ ना कुछ तो था उसका राज, जिस कारण वो इतना गुस्सा मुझे दिखा रहा। घर में मुझे उठा उठा कर पटका था उसने, पीछे वाले पेड़ से नीचे गिराया था। माँ के सामने मैं नंगा घूमने लगा था। अपने पिता को उठाकर मैंने पास के तालाब में फेंका था। क्या बताऊं क्या क्या किया। 15 दिनों तक ऐसे नर्क दिखाया घर में कि ना सिर्फ घर से मुझे निकाला गया था, कॉलेज से भी निकाला गया था। लड़की के करीब जाने की मैं हिम्मत तक नहीं कर रहा। और 15 दिन बाद उसने कहा था, तेरी गर्लफ्रेंड का तुझे कभी फोन भी नहीं आता, तुझसे मिलने भी नहीं आती, तू तो कह रहा था कई लड़कियों का चक्कर है तेरे साथ। मैंने कहा, भाई कोई चक्कर नहीं है, कैसे समझाऊं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मारना चाहता है तो मार देना। तब मुझे एक बाबा के बारे में पता लगा था। वो बाबा कहते हैं जिन्नातों के पेड़ के बीच में रहता है, जिन्नातों के बारे में जानता है। तो मैं उस बाबा के पास पहुंचा, पाँव पड़ गया मैं। बाबा ने कहा, पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम्हारे इरादे जानने होंगे, कोई गलत इरादा लेकर तो नहीं आए। वो जिन ने पता नहीं क्या हुआ मेरा सर नीचे की तरफ हिलाया। मैं ना करना चाहता था, उसने हाँ करवाया और मैंने कहा, बाबा सर अपने आप हिलता है। बाबा ने कहा, इस उम्र में बहुत कुछ होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कंट्रोल में करने की कोशिश करो। मैंने कहा, बाबा जिन्न का असर है मुझ पर, पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पीछे पड़ा है, निजात दिलाओ। बाबा को मैंने पूरा सच बताया और बाबा ने वहां पर काला जादू शुरू कर दिया। 2 घंटे काला जादू किया था। जिन्न कह रहा था, चला जा वरना तुझे मार डालूंगा, और मैं जान गया वो गुस्सा हो रहा है, भड़क रहा है, यानी कि डर रहा है। और फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और वो जिन्न वहां सामने आया। जबकि मेरे आसपास रहता था, गायब रहता था, अब तो सामने आ गया। बाबा ने पूछा, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा, सच बता, कुछ ऐसा किया है जिसे ठीक किया जा सकता है? उसने कहा, इसने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने फिर मेरी तरफ देखा और कहा, तू तो प्ले बॉय लगता है। मैंने कहा, बाबा लड़की एक नहीं पटी, लंबी लंबी आंकता हूं, इसके सामने आंक बैठा, मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं क्या चाहता है। मैं आपको सच बताता हूं, दिल फेंक हूं, लेकिन सिर्फ किसी एक को दिल फेंक कर फंसाना चाहता हूं, एक भी नहीं पट रही, क्या करूं? क्या क्या हुआ मैंने सब बताया, वो चुड़ैल के बारे में, जंगल के भूत, और फिर ये जिन, जिंदगी में क्या क्या हुआ वो भी बताया। फिर बाबा ने कहा, अब बता, अब भी इसको सजा देना चाहता है? ये तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या हालत है इसकी, ऐसे इंसान भी हैं। तब वो जिन्न भी थोड़ा मायूस था। अच्छा माफ़ करना दोस्त, तुझे तो बेवजह ही सज़ा दे दी, तू तो पहले से ही बुरी हालत में है, अब आगे मैंने और सज़ा दे दी, जो तेरा कुछ बन सकता था वो भी मैंने बनने नहीं दिया। फिर बाबा ने पूछा, पहले तू बता, अगर कोई किसी लड़की से प्यार करता है, उसे धोखा भी देता है, तो तेरा क्या काम?
तू तो जिन्न है, जिन्नातों की दुनिया में रह, ये इंसान है। इंसान ऐसा करते हैं, तरह तरह के इंसान होते हैं। तू किसी इंसान से बदला क्यों ले रहा है जब उसने किसी जिन्न के साथ ऐसा किया ही नहीं। तब उस जिन्न ने कहा, इंसान बुरे हैं, इंसानों ने मेरे साथ जो किया है मैं ऐसे इंसानों से बदला लेना चाहता हूं। फिर उस जिन्न ने अपनी कहानी बताई। एक जिन्नजादी थी जिससे वो प्यार करता था। उससे जिन्न ने शादी की थी, लेकिन वो जिन्नजादी धोखेबाज थे। वो किसी इंसान से प्यार करती थी और उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया। फिर वो जिन्नजादी मौत के घाट उतर गई खुद ब खुद। गुस्से में उसने खुद को मार दिया, खत्म हो गई। तब से ये जिन्न, जो कि विधवा हो चुका है, वो खुद को सजा देता है और गुस्से में आकर ऐसे इंसानों को भी सजा देता है जो धोखेबाज हो। तब बाबा ने मेरे पास आकर कहा था, ये रंडवा जिन्न है, इसके चक्कर में कैसे फंस गए, इसे दूर करो, खुद से दूर करो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी को भी अपने जैसी बना देगा। बाबा ने मुझे बड़ा धीमा कहा था, इसे वहीं छोड़ा, ये मुसीबत की जड़ है, चुपचाप छोड़ा और जो ये चाहता है इसे दे देना। अगर ये तेरे पीछे पड़ा रहा तेरी जिंदगी खत्म। बाबा ने मुझे वहां से निकाल दिया कि चला जा, ये बहुत ताकतवर है। लेकिन वो जिन्न मेरी मदद कर रहा था। उसने कहा, अब से परेशान नहीं करूंगा, लेकिन किसी को धोखा मत देना और छिछोरागिरी कभी मत दिखाना। अगर तूने दिखाई फिर मुझे लगेगा तू वैसा है, फिर मैं हो सकता है तेरे साथ वही शुरू कर दूं। तो मुझे लगा इसे जल्दी छोड़कर आना होगा, क्योंकि मैं दिल फेंक हूं, मेरा दिल निकल जाता है। लेकिन सामने चुड़ैल आ जाए तो वो वाला दिल निकालना नहीं चाहता था मैं। मुझे जंगल के उसी हिस्से में जाना पड़ा। किस तरफ था मैंने ये उससे पूछ लिया, लेकिन किस्मत देखी है, उस जिन्न को नहीं पता था कि मुझे भूत प्रेत नजर आते हैं। सामने वो चुड़ैल थी, लाल कपड़ों में खूबसूरत चुड़ैल। चुड़ैल आम इंसानों को नजर नहीं आती, अगर वो अपनी ताकत दिखाए तब नजर आती है। इसीलिए उस दिन वो चुड़ैल अपने मुंह के ऊपर कुछ कर रही थी गायब होने के लिए, लेकिन मैं उसे देख सकता था। लेकिन अब मुझे वो नजर आ रही और खूबसूरत थी, मुझे पता ही नहीं ये वो वाली है। मेरे मुंह से वही निकला, हाय। जैसे ही मैंने हाय कहा, पीछे की तरफ उसने देखा और वो जैसे पहचानती हो, उसने कहा, हाय हाय, फिर से आ गया तू, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं। तब जिन्न की आवाज भी आई, ये कर दी ना तूने छिछोरागिरी, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। एक तो मेरी छाती पर वो चुड़ैल चढ़ चुकी थी, नाखून गड़ाकर मेरे दिल को निकालना चाहती थी। मेरी पीठ पर वो जिन्न एक आकार में आकर मुक्के मारने लगा था। आगे से चुड़ैल, पीछे से जिन्न उठा उठा कर पटक रहे, उठा उठा कर पटक रहे। जब वो मुझे पीट रहे थे, कैसा दृश्य होगा। कहते हैं लोगों को प्यार होता है पहली नजर में, कॉलेज में, स्कूल में या कहीं किसी गार्डन में। किसी को पीटते वक्त प्यार हो सकता है। जिन्नजादी उसकी बीवी थी, अब वो रंडवा हो चुका था, लेकिन उसकी नजरें जब उस चुड़ैल से मिली, चुड़ैल को देखकर ही उस जिन्न ने कहा, हाय कितनी सुंदर है, तू इंसान तो नहीं है। उसने कहा, तू भी इसके जैसा, तेरी ऐसी की तैसी। उसने जिन्न के सींग को पकड़ लिया, टेढ़ा करने की कोशिश कर रही थी और फिर घबराई और कहने लगी, इंसान तो तू भी नहीं है, क्या चीज है तू। उसने कहा, मैं जिन्न हूं। नजरों से नजरें मिली, मुझे पीट रहे थे और पीटने का तरीका एक था। कहते हैं ना, जब किसी से कुछ मिल जाए तो प्यार हो जाता है। प्यार हो गया उन दोनों को। पीटा मुझे, उसके बाद गुस्सा दिखा रहे और बचने का एक मौका मिला मुझे। नियति मेरे जरिए तुम्हें मिलाना चाहती थी। मुझे ऊपर वाले ने ऐसा इसलिए बनाया है ताकि तुम दोनों को मिला पाऊं। समझ क्यों नहीं रहे? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये भयानक है, तुम भी भयानक हो। दिखने में ये अच्छी है, तुम बन सकते हो, बाकी इसको कभी प्यार नहीं मिला। ये अजीब लगती है, तुम रंडवे हो, दोनों का प्यार जम जाएगा। ये कहकर मैं निकल रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा था मैंने। मुझे लगा चुपचाप निकल जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो।
और मेरी किस्मत काम कर गई। पीछे से बातें करने की आवाजें आ रही थी और मुझे उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे बचकर मैं वापस आया था और उसके बाद मैंने ना उस जिन्न को देखा ना उस चुड़ैल को देखा। भूत प्रेत मुझे अब भी नजर आते हैं, लेकिन मैं जंगली इलाके में कभी नजर नहीं आता। दूर रहता हूं, नहीं चाहता कोई मुसीबत दोबारा मेरे गले में आ पड़े। जिन भयानक लम्हों से मैं गुजरा था, मैं नहीं चाहता कोई और गुजरे, लेकिन हर किसी को ऐसी ताकत नहीं मिलती। मुझे आज भी भूत प्रेत नजर आते हैं। आज भी मैं कोशिश करता हूं कि मुझे प्यार मिल जाए। ना मुझे प्यार मिला है और ना ही मेरी जिंदगी सुधर पाई है। इस घटना के 1 साल बाद बाइक से एक मोहल्ले के बीच से मैं निकल रहा था। उम्मीद नहीं थी कि मेरी बात बन पाएगी, लेकिन एक लड़की को देखा था मैंने। कई बार अंधेरे में मुझे भूतनियां नजर आया करती थी, इसीलिए मैं नजरें घुमा लिया करता, लेकिन दिल को मोड़ा नहीं जा सकता। नजरें सीधा दिल में छेद कर देती हैं और दिखने में वो अच्छी थी। भगवान ने जोड़ी बनाई थी, भगवान ने उसे देखा और मैंने कहा हाय, और मुझे देखकर वो बोलने लगी थी। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगो आचा। मैंने कहा ये पंजाबी मुझे नहीं आती। उसने कहा आनी भी नहीं चाहिए। बातें बनने लगी थी। मेरे मुंह से हाय निकला था तो उसके मुंह से भी हाय निकला था। हाय 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 कर रहे थे। ऐसा लग रहा था रात को किसी की मैयत निकली हो, लेकिन ये हाय हाय प्यार वाला था। जैसा मैं छिछोरा वैसी वो छिछोरी। प्यार तो होना ही था। ये रब ने बना दी जोड़ी थी। मैं इस कहानी में इसका जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन कहानी का अंत तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए था। अपनी जिंदगी के भयानक किस्सों के बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था, तो मैं उसे भी जोड़ना चाहता था। आप मेरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बताइएगा ज़रूर। बहुत दर्द है मेरी कहानी में, बहुत प्यार है मेरी कहानी में। दर्द थोड़ा ज़्यादा है, वो बात अलग है, लेकिन है ज़रूर। और अगर आपको भी आपका बिछड़ा प्यार मिल नहीं रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास बहुत तरीके हैं।